हमारे देश में ऐसे कई कांड हुए हैं जो हो तो गए, उनका सच भी सामने आया, लेकिन कुछ रहस्य रह गए। जैसे प्रमोद महाजन मर्डर केस। कोई नहीं जानता कि उनकी हत्या की असल वजह थी क्या। सब जानते हैं कि उनके भाई ने घर में घुसकर गोली चलाई और उसके बाद वो नहीं रहे। लेकिन इसका सही कारण क्या था? मैं आपको यही घटना सिलसिलेवार ढंग से एक बार फिर से बताने जा रहा हूं। लेकिन ये घटना मैं आपको बताऊं उससे पहले ये भी कहा जाता है कि प्रमोद महाजन के दिल्ली वाले घर में उनकी हत्या हुई, मुंबई के घर में। लेकिन उनके दिल्ली वाले घर में एक लाइन लिखी रहती थी और लोग ये भी कहते हैं क्या यही लाइन उनके इस तरह चले जाने की वजह बनी। उस लाइन का मतलब ये था कि मेरे घर में दोस्त कभी भी आ सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट लेकर ही आना होगा। जी हाँ, ऐसा कहा करते थे प्रमोद महाजन। खैर, हम इस कहानी को शुरू करते हैं जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये दुखद हादसा हुआ। 22 अप्रैल 2006, जगह मुंबई, वर्ली, जहां पर प्रमोद महाजन, पूर्णा गोदावरी नाम की बिल्डिंग है मुंबई के दक्षिणी इलाके में, और सुबह का 7:30 बजे का समय था। प्रमोद महाजन सोकर उठे थे, दिन शनिवार का था, अखबार पढ़ रहे थे। उनके घर की कॉल बेल बजती है। कॉल बेल बजने पर जब उनकी पत्नी रेखा महाजन दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने प्रवीण महाजन खड़े हैं। प्रवीण महाजन उनके छोटे भाई हैं प्रमोद महाजन के, यानी रेखा महाजन के देवर हैं। रेखा ये जानती थी कि दोनों भाइयों के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी देवर हैं, घर आए हैं। दरवाज़ा खुला, उनको बैठने के लिए कहा गया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई जिसमें प्रमोद महाजन अखबार पढ़ रहे थे, वो प्रवीण की तरफ नहीं देख रहे थे और उनके बीच आपस में कोई बहस शुरू होती है। इस घटना से एक रात पहले क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता दूं। किसी बात को लेकर प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन, उन दोनों के बीच फोन पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद भाई प्रवीण महाजन ने फोन रख दिया था और उसके बाद मैसेज किया था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। ऐसा कुछ एक संदेश था जिसका मतलब ये था कि अब मैं याचना नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम आते हैं घटना की सुबह 7:30 बजे का समय है। दोनों भाई बैठे बात कर रहे हैं और बात करने में प्रवीण बोल रहे हैं, प्रमोद सुन रहे हैं। और बातचीत कुछ इस तरह की थी जिसमें प्रवीण महाजन उनसे शिकायत कर रहे थे कि फला फला का भी बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, फला फला ने भी अचीव कर लिया और अभी तक मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से शिकायत कर रहा है कि तुम्हारा जो रुतबा है, तुम्हारा जो स्टेटस है, उसका फायदा मुझ तक उतना नहीं पहुंचता जितना कि पहुंचना चाहिए। और प्रमोद महाजन उनकी बात को सुनकर ये कह रहे थे कि अगर कुछ ज़रूरी काम है तो मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेकर आओ, और वरना ये सब बातें फिजूल हैं। कुछ इस तरह का संवाद दोनों के बीच चल रहा था। 10 मिनट बीतते हैं, 3 गोलियों की आवाज आती है। रेखा महाजन गोलियों की आवाज सुनकर किचन से बाहर आती हैं, क्योंकि वो चाय बनाने चली गई थी, और आकर देखती हैं कि उनके देवर ने उनके पति पर गोली चला दी है। उनके पति सोफे पर गिर पड़े हैं। 3 गोलियां चली हैं, चौथी अटक गई है पिस्टल में, लेकिन खून नहीं बह रहा है। शायद खून अंदरूनी तौर पर बहा है। अपने भाई को इस तरह से गिरा हुआ देखकर प्रवीण महाजन वहां से चले जाते हैं। रेखा उन्हें देखती रहती हैं। प्रमोद महाजन को बेहोशी छा रही है, उनको अब भी होश है। वो अपने पत्नी से कहते हैं कि जाकर गोपीनाथ मुंडे को बुला लाओ। गोपीनाथ मुंडे भी वरिष्ठ नेता उस वक्त थे और उनके बहनोई भी थे प्रमोद महाजन के। रेखा दौड़ी दौड़ी जाती हैं, गोपीनाथ मुंडे को बुलाकर लाती हैं। गोपीनाथ मुंडे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वो जल्दी से डॉक्टर विजय बांग को फ़ोन करते हैं। विजय बांग भी उन्हीं के बिल्डिंग में रहते थे और वो जे हॉस्पिटल में हेड ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनको तुरंत बुलाया जाता है। वो देखते हैं कि खून नहीं रिस रहा है, लेकिन जिस तरह से बीपी डाउन हुआ है, पल्स डाउन हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अंदरूनी तौर पर खून बहा होगा। रेखा और गोपीनाथ मुंडे आपस में बात कर रहे हैं कि इनको कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। शायद लीलावती
बांद्रा में जो है वहाँ ले जाने की बात हो रही थी। लेकिन प्रमोद महाजन को उस वक्त भी होश था, उन्होंने इशारे से कहा कि मुझे हिंदुजा ले चलो। हिंदुजा हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा करीब है लीलावती के कंपैरिजन में, जहाँ पर प्रमोद महाजन के साथ उनके घर पर यह हादसा हुआ था। यानी वर्ली से हिंदुजा हॉस्पिटल की दूरी बहुत कम है। गोपीनाथ मुंडे डिसाइड करते हैं कि इनको गाड़ी से लेकर जाया जाए, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इस बीच वहाँ पर आनंद राव भी आ जाते हैं। आनंद राव जो दामाद हैं प्रमोद महाजन के, उनकी स्कोडा कार में जल्दी से रख कर उनको ले जाया जाता है। और वहाँ डॉक्टर गुस्ताद देवर जो हैं हिंदुजा हॉस्पिटल में, उनको सूचना दी जाती है कि आप तैयारी करिए, ऐसे इस तरह से हो गया है। इस बीच जब तैयारियां शुरू होती हैं प्रमोद महाजन को बचाने की, इलाज की, इधर घटना को 1 घंटा बीत चुका है। 8:30 बजे ये जो प्रवीण महाजन हैं ये चुपचाप प्रमोद महाजन के घर से बाहर पैदल निकलता है। रास्ते में से ट्रैफिक पुलिस वाला दिखता है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले को ही पूरी बात बता देता है। शायद वो पहला पुलिस वाला था जो उसे घटना करने के बाद दिखाई दिया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे वर्ली पुलिस थाने भेज दिया, जो कि 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये वहाँ पहुँचता है और कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे अपने भाई पर गोली चला दी है। पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है। इस बीच तमाम जगह पर सूचना पहुंच जाती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। जाहिर है प्रमोद महाजन बहुत बड़े नेता थे और तमाम मीडिया चैनल और दुनिया भर की जितनी भी मशीनरी है वो सब लग जाती है और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो जाता है उनके भाई प्रवीण के खिलाफ। उधर प्रमोद महाजन पर जिस तरह से गोली चली है तो कुछ ऐसा हुआ है कि क्योंकि वो बैठे हुए थे और भाई ने खड़े होकर गोली चलाई, तो उनको जो 3 गोली लगी बॉडी में, वो तीनों गोलियां उनके बॉडी में नीचे की तरफ चली गई। यानी शरीर से बाहर नहीं निकली, लेकिन उनके जो अंदरूनी अंग थे जैसे लिवर, आंत वगैरह, उसमें जाकर फंस गई। अब जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उस दौरान भी प्रमोद महाजन को होश था और वो बता रहे थे कि उन्हें डायबिटीज़ है और साथ ही उनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ये वो रास्ते में बताते जा रहे हैं। जाकर इलाज शुरू हो रहा है। इधर भाई ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूरा मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है कि लंदन से एक लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट को तुरंत बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इधर भाई के बारे में पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता ये चलता है कि घटना के दिन वो अपने घर से 5:30 बजे सुबह निकला था और वो अपने घर ठाणे से निकला था। ठाणे और वर्ली में करीब 1.25 घंटे का फासला है अगर कोई कार से आता है तो, और ये कार से ही आया था। इसने कार भी वहीं छोड़ दी थी। जब भी बाहर निकला है गोली मारने के बाद तो उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी, अपनी स्विफ्ट गाड़ी थी। 5:30 बजे जब अपने घर से निकला था, इसकी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं अपने भाई के यहाँ जा रहा हूँ, भाई से मिलने। और कहा यह जाता है कि जिस वक्त ये अपने भाई से मिलने पहुंचा है उस वक्त दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो रही थी कि मुझसे अगर ज़रूरी काम है तो मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलो। ये अपॉइंटमेंट लेकर मिलो वाली बात ऐसा लगा इस केस में कि प्रवीण महाजन को चुभी और इसी बात पर गोली चलाई गई। इरादा था नहीं था, साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। केस की सुनवाई के दौरान भी ऐसा ही लगा कि ये आवेश में चलाई गई गोली है, लेकिन इस बात का जवाब भी नहीं मिला कि वो पिस्टल कैरी क्यों कर रहा था उस दिन। शायद घर से कुछ सोच कर आया था। 5:30 बजे जब वो अपने घर से निकलता है, पत्नी को कहकर भाई से मिलने जा रहा हूँ, वो 6:30 पौने 7 के बीच में पहुँच जाता है। लेकिन उसे पता है कि भाई इतनी जल्दी सो के उठता नहीं, इसलिए वो घर के नीचे वेट करता है। इस दौरान ठाणे से वर्ली के बीच वो 3 जगह रुकता है, 2 जगह चाय पीता है, 1 जगह मंदिर में दर्शन भी करता है। खैर, ये सब घटना ऐसी थी कि 13 दिन के अंदर सच बदल जाता है, यानी हत्या का प्रयास हत्या में बदल जाता है। 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स उन्हें अपनी बड़ी कोशिशों के बाद भी बचा नहीं पाते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर याद है कि उन दिनों मैं भी एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था और मैं भी हिंदुजा अस्पताल के बाहर हुआ करता था। मुंबई की शायद ही कोई ऐसी हस्ती रही हो जो उन 13 दिनों के दौरान
प्रमोद महाजन से मिलने ना पहुंची हो, उनको देखने ना पहुंची हो, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे प्रमोद महाजन। अपनी पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी बहुत तेज तर्रार कद्दावर नेता थे, और एक तरह से वो उस वक्त माना जाता था कि जो कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के टॉप 3 नेताओं में उनकी गिनती होती थी। खैर 3 मई को जब ये सब हो जाता है, इस बीच ये सूचना प्रवीण महाजन को जेल में मिलती है, क्योंकि गिरफ्तारी तुरंत हो गई थी। जब उसे सूचना दी गई कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई, तो उसने बस इतना पूछा कि क्या सच में? इस दौरान उसे उम्र कैद की सजा होती है 2007 में। 2007 से पहले एक हादसा और होता है कि प्रमोद महाजन के निजी सचिव विक्रम मोइत्रा और उनके बेटे प्रमोद महाजन के बारे में खबर आती है कि दोनों दिल्ली वाले घर में थे। इस हादसे के बाद की बात है, उनकी मृत्यु की, और उनको फूड पॉइजनिंग हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में कहा गया कि फूड पॉइजनिंग नहीं थी, ये ड्रग्स का मामला था। खैर, इस पूरे मामले में विक्रम मोइत्रा की मौत हो जाती है, जो कि निजी सचिव थे। और उस वक्त ये भी कहा गया कि बहुत सी बातें हैं जो विक्रम मोइत्रा जानते थे और किसी की चाल हो सकती है उनको हटाना। तमाम बातें कही गई। प्रमोद महाजन जो उनके बेटे, उनकी हालत भी खराब हो गई थी उस वक्त। खैर, इस दौरान प्रवीण महाजन ने एक किताब भी लिखी जेल में, और उस जेल में कई तरह की बातें वो अपने भाई के बारे में लिखते रहे। कभी लिखा कि उनके गलत संबंध थे कई महिलाओं के साथ, कभी कई तरह की बातें उन्होंने लिखी। कभी लिखा कि वो फंड में कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बात सामने आती थी कि उन्हें कुछ शिकायत थी अपने भाई से कि वो उन्हें वैसी तवज्जो नहीं देते थे, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जिसके वो हकदार थे, उनको लगता था। हालांकि कहा यह जाता है कि ठाणे में जहां घर था प्रवीण महाजन का, वो घर भी प्रमोद महाजन ने दिलवाया था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि किसी बड़ी निजी कंपनी में नौकरी भी एक बहुत अच्छी दिलवाई हुई थी, जिससे कि गुजारा चलता रहे। और कहा यह जाता है कि वो कोई बिजनेस करना चाहता था, लेकिन बिजनेस के लिए या तो समझ नहीं थी, या पैसा नहीं था, या उसकी शिकायत ये थी कि मुझे जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए अपने भाई से वो नहीं मिल रहा, और इसी बात की उसको एक खुंदक थी। अब 2010 आ जाता है। 2010 तक कोई ये नहीं जान पाता है कि आखिर उस दिन गोली चलाई क्यों गई थी। क्या पिछली रात के झगड़े का असर था, या पहले से सोचा हुआ था, कोई बात मनवानी थी, कुछ कहना था, या कुछ ऐसा था जो बिना गोली और बिना मारे हल नहीं हो सकता था। ये सच कभी सामने आया नहीं। लेकिन 2010 में जब एक बार प्रवीण महाजन की पत्नी की तबीयत खराब हुई, तो उसको पैरोल पर रिहा किया गया। वो पत्नी से मिलने आया, और उसके पैरोल बस खत्म होने ही वाली थी कि उसी दिन उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रवीण महाजन की मृत्यु के बाद ये केस ही पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि जिसने मारा वो भी नहीं रहा, जिसको मारा वो भी नहीं रहा। लेकिन ये बात आज भी एक राज ही है कि आखिर हत्या की सही वजह क्या थी, क्योंकि कोई यूं ही नहीं इतने बड़े नेता को रास्ते से हटा देता कि कोई झगड़ा हो गया फ़ोन पर, या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। और ऐसा होता है तमाम बड़े लोगों के साथ। उनके करीबी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि हमको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी की मिलती थी पहले, और ऐसा बहुत होता है, बहुत होना आम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली वाले, उनके घर पर तो ये लिखा भी हुआ था कि फ्रेंड्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ। तो ये बात उनकी सोच को भी बताती है। लेकिन ये कहानी ऐसी है जिस पर आज तक कभी पर्दा उठा नहीं। यही अप्रैल का महीना था, 2006 का साल था। आज इस घटना को करीब 16 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उस बात को जान नहीं पाया है कि एक सगे भाई ने अपने भाई की जान क्यों ले ली। क्या ये वजहें हो सकती हैं? पैसा न मिलना, सपोर्ट न मिलना, इंपॉर्टेंस न मिलना? क्या वाकई अपॉइंटमेंट वाली बात से दोनों भाइयों के बीच इतनी चिढ़ थी कि वो भी कहते थे कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आएं, और वो भी कहते थे कि मैं भाई हूं तो अपॉइंटमेंट कैसे लूं, और ये अपॉइंटमेंट क्यों लूं? तो तमाम बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ये पूरे सच शायद कभी अब सामने आ भी नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमने एक बहुत बड़ा नेता, एक बड़ा लीडर खो दिया। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसे ही खो दिया, कोई कारण भी नहीं। प्रमोद महाजन के बारे में कहा यही जाता है कि एक शिक्षक के तौर पे एक बहुत छोटे से गांव में उन्होंने शुरुआत की थी,
और उसके बाद अपनी संघर्षों और अपनी कोशिशों से वो वहाँ पहुँचे थे जहाँ पर वो थे। और अक्सर होता है ऐसी जर्नी में आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा करते हैं। आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अपने सगे भाई के हाथों इस तरह का अंत होना ये वाकई इतना हैरान करने वाला है। आज तक ये मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों हुआ था। मैं आगे भी कोशिश करूंगा इस तरह की कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेता आऊँ, और आप भी मुझे बताते रहिए कि आप भी इस तरह से और कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी जैसा है मैं आपको बताता चलूँ, ताकि आपको पता रहे कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ क्या क्या घट चुका है।